तो मोदी को भाए विष्णु, मोहन और भजन। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव, मोहन यादव को मध्य प्रदेश और भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया। तीन नए चेहरे हैं। तीनों नए चेहरों को अगर जिक्र करें तो ये तीनों नए चेहरे अलग अलग जातियों से आते हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरे, मोहन यादव ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और राजस्थान में एक ब्राह्मण को मौका दिया गया। तीनों राज्यों में एक और समानता है, दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए, यानी कि दो दो डिप्टी सीएम तीनों राज्यों में पद पर दिखाई देंगे। तीनों राज्यों में पार्टी ने सभी जाति वर्गों का संतुलन बनाने की कोशिश की और उसी के आधार पर चेहरों को फाइनल किया। बीजेपी ने सभी सियासी समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास अपने इन फैसलों में किया है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में महिला सुरक्षा बेहद एक अहम मुद्दा था और अब इसे ध्यान में रखते हुए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई। पार्टी ने विधायक दल के नेता के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना। यानी यह पहले से तय था कि कुछ चौंकाने वाला फैसला होगा। भजन लाल शर्मा को चुन लिया गया। कुछ ग्राफिक्स है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो चलाना चाहें तो, ताकि दर्शक आराम से समझ पाए। भजन लाल शर्मा को चुना गया और शर्मा ब्राह्मण चेहरे अब वो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि वो पहली बार विधायक चुने गए और जिस सीट से चुने गए वो भी बेहद दिलचस्प है, उसका किस्सा भी बताएंगे आपको। पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटा और उन्हें टिकट दिया। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह पहले से ही तय था कि भजन लाल को ही चुनना है? अब भजन लाल ब्राह्मण चेहरे हैं। कल तक यह बात थी कि भाई जिस ब्राह्मण चेहरे के इर्द गिर्द कभी बीजेपी थी और अब ब्राह्मण चेहरों को ही नजरअंदाज किया जा रहा है, तो यह साधने की कोशिश है कि ब्राह्मण चेहरा सामने आया। अब दिया कुमारी और प्रेमचंद दो डिप्टी सीएम और वासुदेव स्पीकर होंगे। ये चेहरे राजस्थान की कमान अब इनके हाथ, जो आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायक अशोक का टिकट काट दिया और भजन लाल शर्मा को चुनावी रण में उतार दिया। भरतपुर के रहने वाले हैं और भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 वोटों से शिकस्त भी दे दी। पहली बार विधानसभा चुनाव जीत गए। इनके नाम के चयन से पहले बीजेपी ने एक लंबा मंथन भी किया। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा राज्य को मनाने की थी। इसके लिए राजनाथ सिंह को बाकायदा पर्यवेक्षक बनाया गया। उनके साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे, इनको भी जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी हाल में वसुंधरा राज्य को मनाया जाए और हुआ भी यही। वसुंधरा राज्य को मना लिया गया। यानी मोदी के मन को भाए विष्णु, मोहन और भजन। अब दया कुमारी डिप्टी सीएम, यानी कि एक महारानी दूसरी महारानी, यानी कि पूरा का पूरा गणित तय किया गया और उसके आधार पर यह फैसले लिए गए। यह राजस्थान की नई टीम आपके सामने। नए चेहरों से बीजेपी ने 24 का मिशन आगाज कर दिया। एससी चेहरे विष्णुदेव साय, मोहन यादव
ओबीसी चेहरे। ये चौंकाने वाले फैसले हैं और इन्हीं फैसलों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या 24 के लिए जाति का कनेक्शन है इन फैसलों में जो दिखाई दे रहा है। कुछ बयान आपको सुना रहे हैं, उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत क्या संदेश दे रही है। देखिए जरा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजनलाल शर्मा जी का चयन किया गया है। भजनलाल शर्मा जी संगठन के तपे तपाए कार्यकर्ता हैं। लंबे कालखंड तक पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। वो दल के लिए समर्पित हैं, विचार के लिए समर्पित हैं और कार्यकर्ताओं में उनके चयन से एक अच्छा संदेश गया है। मुझे पूरा विश्वास है उनका योग नेतृत्व राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुरूप काम करने में सफल होगा। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी अपनी ओर से राजस्थान विधायक दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो नेता का चयन किया है, मेरे मित्र भजनलाल जी को वहाँ निर्वाचित घोषित किया गया। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में वो राजस्थान के सफलतम मुख्यमंत्री बने। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ राजस्थान के अंदर विकास के नए कीर्तिमान बनाएंगे। हम सब मिलकर के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाएगी। देखो, मुझे दोनों तीनों तरह के अनुभव है। क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ाया है तो उस प्रशासन का भी कुछ अनुभव है और साथ में जब विपक्ष का विधायक रहा तो प्रश्न पूछने का और इस तरह लगाने का भी अभ्यास है और जब मंत्री के नाते रहा तो प्रश्नों के उत्तर और बाकी भी मुद्दों पे का अनुभव है। इन सारे अनुभवों का लाभ लेते हुए निश्चय आगामी जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करूंगा। बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। देखिए, संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो सबको चौंकाया, दिग्गजों को निपटाया। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 4 मेहमान बन चुके हैं। हमारे स्क्रीन पर इस वक्त हैं देवेंद्र प्रमुख साहब, बीजेपी के चेहरे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस का चेहरा है। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और AK मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कम राजनीतिक पंडित ज्यादा हैं। मैं इन्हें पंडित जी बोलता हूं, ये राजनीति के पंडित भी हैं मिश्रा जी, और कहते हैं ना जात एक सच्चाई भी है, तो ये वैसे भी पंडित जी हैं और राजनीति के पंडित भी हैं। तो पंडित जी शुरुआत मैं आप ही से करता हूं क्योंकि कई राजनीतिक भविष्यवाणियां आपकी जो है देखा है हमने कि उसका परसेंटेज बहुत हद तक बिल्कुल सटीक बैठता है। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, ये मोदी के मन को भाए विष्णु भजन और मोहन है, ये सबको चौंकाया, दिग्गजों को निपटाया। ये दिग्गजों को निपटाने वाला जरा ये कंसेप्ट पहले क्लियर करिए। एक तरफ वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ शिवराज और रमन सिंह। चावला जी, आज आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप मुझसे शुरू मत करिए, पहले और जो वक्तागण बैठे हैं उनके मंतव्य को ले लीजिए, वो क्या बोलते हैं। अदरवाइज डिबेट कहीं से कहीं और हो जाएगी। हमें उनको पहले सुनना चाहिए। तीनों के बाद मैं अपनी बात बोलूंगा, तो पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के प्रवक्ताओं को पहला स्थान दीजिए, मैं इनके बाद में बोलूंगा। अच्छा, कुछ नई थ्योरी लेकर आए हैं मतलब आप? नहीं, थ्योरी नई नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। इस यूनिवर्स में जो चीज है उसी चीज को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हम आप कुछ भी नया इस सृष्टि में नहीं बना सकते हैं। चलिए ठीक है, यानी आज मिश्रा जी कह रहे हैं पहले जरा सबको मौका दीजिए फिर हमारे पास आइए।
खैर प्रमुख साहब, खुश तो बहुत होंगे आप कि नहीं? जी तिलक सर, हमेशा कुछ कहते हैं। तो ये फैसले ने आपको भी चौंकाया, या ये पहले से ही तय था कि भाई तीसरी पंक्ति वाले नेता पहली बार विधायक बन रहे, किसी सोची समझी रणनीति के तहत रण में उतारा और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया? नहीं नहीं, हमको विश्वास था, हमें पार्टी के डिसीजन का विश्वास था कि वो इसी तरह से होने वाला है, क्योंकि हम जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी रणनीति का एक हिस्सा यही है। और कभी प्रमाण को जरूरत नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष को प्रमाणित किया जाए। हाँ। तो इसलिए हमने पता था कि ये जो चुनाव लड़ा है वो निष्पक्षता के तौर पर और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा न होने के तौर पर संगठन ने लड़ा था, पार्टी ने लड़ा था, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ा गया था। विपक्ष इस पर सवाल भी उठाता था, लेकिन हम जवाब देते थे। ये तो तय है ना कि जाति के आधार पर ही आपने मुख्यमंत्रियों का चयन किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है तिलक जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही है ना? सबका साथ सबका विश्वास वाली बात तो हमेशा रही है और रहेगी। हम तो जाति की बात कभी करते नहीं है, और हम धर्म की भी बात नहीं करते। हमने धर्म को भी जो है लगभग हिंदू मुसलमान ये वो सब, मोहन यादव ओबीसी होते हैं, विष्णुदेव सहाय एसटी होते हैं, और भजन लाल जो हैं वो ब्राह्मण चेहरे होते हैं, तो सबको साथ लिया आपने एक साथ कि नहीं? नहीं, देखिए जिनका आप नाम ले रहे हो, इनका ये देश है क्या? ये ओबीसी एससी एसटी या जो आप सवर्ण की बात कर रहे हैं, हाँ। इन सब का नंबर नहीं आएगा क्या? अमेरिका इंग्लैंड से लेकर आए? इनका अधिकार है भैया, ये भी संजोग है ना, इन्हीं का तो देश है, इन्हीं को ये भी तो संजोग है कि ओबीसी की बात होती है, एसटी की बात होती है, ब्राह्मण की बात होती है, ये भी तो संजोग है। नहीं, ये ब्राह्मण की बात कर रहे हो, और ये जो एससी एसटी की, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जो काबिल व्यक्ति था, जो संगठन से जुड़े हुए थे, जो पार्टी को काम कर रहे थे, जो बड़े नाम नहीं थे, जो कार्यकर्ता मेहनत करता ईमानदारी से, उसको प्रमाणित करने के लिए। नहीं तो ये काबिलियत का पैमाना तो एक होता होगा ना कि भाई ये देश की नजर में 2024 से पहले क्लियर कर दिया। हाँ, तो यानी मतलब जातियों वाला कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, कोई दूर तक नहीं जाति की बात करते, ना धर्म की करते, ना कनेक्शन कोई रखते। ठीक। सुधा मिश्रा जी, मैं ये सोच रहा था कि ये तो इनके घर की बात थी, जो विरोध कर रहे थे उन्हीं से प्रस्ताव ले आते हैं, कहते हैं कि मैडम आपको पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं का नाम आगे कर देते हैं। अगर आपके घर का ये मंजर होता तो अब तक ना जाने क्या से क्या हो गया होता कि नहीं डॉक्टर सुधा जी? यहां तो पता ही नहीं चला। इन्होंने अब दिग्गजों को निपटा भी दिया और नए चेहरों को ला भी दिया। जी तिलक जी, बहुत बहुत आभार आपका आज के इस पैनल में जोड़ने के लिए और इस डिबेट का पार्ट बनाने के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले अभी आदरणीय हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जी हैं, जो उन्होंने कहा था कि हम कुछ नया नहीं करते हैं, मैं वहीं से बात शुरू करूंगी। मतलब जब चूंकि मिश्रा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बातों को कैसे बोल के कैसे तीर सीधे निशाने पर लिया जाए वो बखूबी जानते हैं। नहीं, तो बहुत उसी बात को बिल्कुल उसी बात को रखते हुए इन्होंने जो किया है वो कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं किया है। जितने भी आपने जातियों के नाम लिए, जो भी बातें की, आप ये कहना भूल गए इस बीच में कि सभी लोग संगठन और वो व्यक्ति थे जो एक व्यक्ति की बातों को महत्व देते हैं और उसी की कही गई बातों को ही मानते हैं। ये आपने उसमें जोड़ना आप भूल गए। सबका साथ सबका विकास वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले देवेंद्र जी को बधाई जीत के लिए। नहीं तो आपकी पार्टी में यहाँ पर नहीं होता क्या एक ही व्यक्ति की बात को सुनना, एक ही व्यक्ति की बात को मानना, या एक ही व्यक्ति के नाम की जिंदाबाद के नारे लगाना? नहीं, देखिए, नहीं होता जिंदाबाद की नारे लगाना नहीं लगाना, हमने कभी किसी के भी पार्टी को, किसी के भी उसको बार बार उसी बात को लेके लांछन नहीं लगाया और बार बार उसकी बात नहीं की। भाई जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल ये भी है, हम भी हैं, और जब अध्यक्ष बनता है या कोई किसी पद पे होता है तो उसकी बात को ही प्रमुखता से माना जाता है। उसके बावजूद इनकी पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों पे आक्षेप लगाते रहते हैं जबकि स्वयं वो काम कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप ये कहना भूल गए इस बीच में कि जिनको जो पद मिला है पहले उनको बधाई, और लेकिन साथ ही साथ
वो लोग संगठन के प्रमुख थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, संगठन के कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको मिला है। जाति विशेष से कोई वहां पे लेना देना नहीं है। अच्छा, क्योंकि इनका सबका साथ, सबका विकास। मतलब आप ये कह रहे हैं इनका संघ से लेना देना है, इसीलिए इनको बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, ये बात बताना बहुत जरूरी है कि जाति का यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। क्योंकि अगर जाति का एंगल होता तो वो भाजपा में तो बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे संघ का होना और संघ के इशारे पे पार्टी का चलना और उनके ही चीजों को आगे रखना। नहीं तो सोचिए कहाँ से लाए गए थे सीधे सांसद, विधायक का चुनाव लड़ रहे हो और उनको रेस से बाहर कर दिया जाए। ये बहुत अजीब सा नहीं लगता कि सीधे दिल्ली से उठा के भेज दिया गया मध्य प्रदेश, कहीं भेज दिया गया, कहीं भेज दिया गया। लेकिन जब नाम आया मुख्यमंत्री पद का तो एक नया चेहरा, मतलब बेचारे जो न यहाँ के रहे न वहाँ के। तो ये मतलब बेचारापन आपको सचिन पायलट में नहीं दिखाई दिया था? नहीं नहीं, देखिए सचिन पायलट जी ने जो कहा, जो किया, जो बातें चल रही थी, कुछ दबी छुपी नहीं। आपने कहा एकदम से नहीं, तो ये बेचारापन आपको टीएस सिंहदेव भी में नहीं दिखाई दिया? नहीं नहीं नहीं, सुनिए। अच्छा, वहां नहीं दिखाई दिया। तिलक जी पूरी बात तो आने दीजिए जी। कहाँ कहाँ दिखाई दिया? बेचारे जो सांसदी छोड़ के वहाँ चुनाव लड़ने आए होंगे, सोचिए मन में क्या क्या रहा होगा। हाँ। यहाँ तक कि कह भी दिया कि कहाँ हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाने वाले थे और कहाँ द्वार द्वार पे हाथ जुड़वा दिया। तो सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। अब प्रत्याशित जो घटना हुई है उसमें सबका साथ, सबका विकास कहीं से नहीं है। ठीक, प्रमुख साहब ये करना चाह रहे हैं, प्रमुख साहब भी समझ रहे हैं मैं अब क्या बोलने वाला था, लेकिन प्रमुख साहब बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा, वरना फिर आप कहोगे ये भाजपा का ठप्पा है। कोई बात नहीं, प्रमुख साहब जल्दी से आप, फिर उसके बाद जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक सर, थोड़ा सा डिबेट में मर्यादित आज रहना जरूरी है, क्योंकि हमारी बहनें सुधा हम बहुत सम्मान करते हैं और कांग्रेस पर जो जिस तरीके की बात है, ये बात गले नहीं उतरती है। ये कह रहे हैं आरएसएस का ठप्पा है, तो आपको तो गर्व से कहना चाहिए कि हाँ हम संघी हैं। सबने देखा था। प्रमुख साहब ये बार बार जो सुधा जी कह रही है कि आरएसएस का ठप्पा है, तो आप भी तो गर्व से कह सकते हो कि हाँ हम संघी हैं। देखिए आरएसएस जो है वो एक ऐसा संगठन है कि वो अपने आप में इतना प्रभावशाली है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। ना किसी पार्टी की जरूरत है, ना किसी की सपोर्ट की जरूरत है। उनका काम करने का तरीका अपना है। उनके लिए प्रवक्ता बैठते हैं कि वो क्या डिसीजन करते हैं। मैं अपनी पार्टी के लिए बैठा हूँ, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो चौथे नहीं, सुधा जी ने कहा ये आरएसएस के हैं, आरएसएस के इसीलिए इनको चुना गया। हम बात करते थे, जिस बूथ से लेकर प्रदेश तक की हम बात करते थे, आज उस स्तर से छोटे स्तर का कार्यकर्ता, क्या वो मंडल हो, बूथ हो, जिला हो, वो देश का, प्रदेश का या कहीं भी किसी भी क्षेत्र का कोई भी पद कभी भी पा सकता है, किसी भी सरकार में, किसी भी जगह। हाँ। ये प्रमाणित करती है बात। ये आरएसएस वाला एंगल कह रही है मैडम, कह रही है कि ये आरएसएस वाला एंगल है और कोई एंगल नहीं है, कोई जाति कनेक्शन कुछ नहीं। आरएसएस एक संगठन अपने आप में बहुत बड़ा मजबूत संगठन है। आरएसएस अपना काम करता है, देशभक्त ठीक, जल्दी से सुधा जी, फिर मैं जितेंद्र जी और एके मिश्रा जी के पास रख सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, तिलक जी मैं आपको लिख के दे दूं, देवेंद्र भाई चूंकि बहन बोलती है तो मैं उनका सम्मान करती हूँ। अब आप बताइए, कोई आरएसएस से थोड़ी लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, पार्टी के महामंत्री रहे हैं। अभी आप क्या पूरा पढ़ नहीं पा रहे, वो भी प्रदेश के महामंत्री रहे हैं शर्मा जी, भजनलाल जी, संगठन के आदमी हैं। और संगठन का आदमी बड़ा मजबूत होता है भारतीय जनता पार्टी में, सारी चीज जानता है। एक बार वो विधायक एमपी बन सकता है पैराशूट से, संगठन का बना हुआ व्यक्ति बिल्कुल मंजा हुआ होगा, जनता की सेवा करनी जानता होगा और उसे पता होगा कि प्रदेश में आज। अच्छा सुधा जी एक बात बताइए, अगर वो आरएसएस से ही चेहरा है तो इसमें दिक्कत क्या है? गिनती की मशीन की ओके, जल्दी से सुधा जी, जल्दी से। नहीं देखिए, मुझे दिक्कत किसी बात की नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात की है कि दर्पण पे रख के, दर्पण पे पर्दे डाल के बात करने वाले लोग जब सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तब तो इसका जी। मैं तो कह रही हूँ देवेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई, भाजपा को बहुत बधाई, संघ को बहुत बधाई, लेकिन काश देवेंद्र भाई ये कह पाते कि मेरी पार्टी को बधाई संघ की तरफ से और मैं संघ का हूँ, ये संघ के हैं। सबका साथ, सबका विकास करके दर्पण पे पर्दा मत डालिए, जो हकीकत है वो दिखाइए ना, कहने की दिक्कत क्या है। मैं तो खुले दिल से आपको बधाई दे रही हूँ। जितेंद्र जी ये क्योंकि आज मसला जो है विश्लेषण का है, आपसी युद्ध का नहीं है। जितेंद्र जी मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा था, मैं आपके एक नेता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री चुना गया उसका क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि अखिलेश यादव को जाता है।
बोले अखिलेश यादव की वजह से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, वरना ये मुख्यमंत्री नहीं बनते। मतलब कहां से थ्योरी ढूंढ के लाते हैं वर्मा जी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है और किसको गवर्नर बनाती है, किसको मिनिस्टर बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है, उनकी पार्टी का विषय है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी और RSS का नहीं। ये तो ईमानदारी से देखिए, आप बताएंगे ना कि भाई ये यादव वाला मसला तो बिल्कुल क्लियर है, यूपी और बिहार वाला, और ये एक संकेत सीधा गया है अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को। आप छुपाइए ना छुपाइए, वो तो आप भी जान रहे हैं। अब रिदम मत तोड़िए बीच में। देखिए, RSS का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, RSS ही भाजपा है और भाजपा ही RSS। सिर्फ उसको एक संगठन के तौर पे अलग कर रखा है कि हाँ ये हमारा स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन दोनों का चेहरा एक है और दोनों का अर्थ एक है। सबका साथ सबका विकास तब कहाँ चला जाता है जब 19,000 पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की नौकरी का हिस्सा दूसरे लोगों को दे दिया जाता है, जब उस पर हाई कोर्ट संज्ञान लेता है। हमारे छात्र छात्राएं वर्षों से उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वर्षों से लाठियां खा रहे हैं। 6 साल से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को हो गया है, लेकिन उन छात्रों की सुध नहीं दी गई। आप प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का बनाकर क्या 19,000 उन छात्र छात्राओं को जितेंद्र जी कर सकते हैं जिनकी आपने नौकरी छीन ली? जितेंद्र जी, ये मोहन यादव भी तो आए, थोड़ा सा मोहन यादव पर भी आइए। मेरा वही पर पॉइंट है, आप दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाकर क्या उन 19,000 लड़के लड़कियों को जवाब दे सकते हैं जिनकी नौकरी का हिस्सा छीन कर आपने दूसरे लोगों को दे दिया? क्या आप उन लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं कि प्रोफेसर की और एक ही जाति के लोगों का उत्तर प्रदेश में तमाम विश्वविद्यालयों में नौकरी दे दिया गया? जितेंद्र जी, क्या ये श्योरिटी कभी किसी ने दी कि भैया यादवों के नाम पर राजनीति जो हो रही थी कि भैया हमारे परिवार से यादव कोई और नहीं बनेगा, दूसरे यादवों को हम आगे प्रमोट करेंगे, किसी ने श्योरिटी दी थी? नहीं ना। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं मोहन यादव की, तो आप बता रहे हो कि इतने शिक्षक भर्ती और इतने, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या कनेक्शन है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाह रहे हैं? जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, ये उसकी पोल खोलता है कि आप 19,000 लड़के लड़कियों की जात छीन रहे हो। मैं मोहन यादव की बात कर रहा हूँ, आप अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जो यादव वोट बैंक MY फैक्टर आपका, उस पर सेंध लगाने की कोशिश है कुल मिलाकर। ये आप समझ रहे हैं या जानकर भी अनजान बन रहे हैं? समाजवादी पार्टी का फैक्टर सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को लेकर चलने का है। समाजवादी पार्टी ने सभी के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई हो, चाहे लैपटॉप बांटा हो, चाहे 5,43,000 नौकरी दिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हर जिले में ट्रॉमा सेंटर बनाया हो, चाहे 16 मेडिकल कॉलेज बनाए हो, चाहे कोई भी विकास। यानी आप ये कह रहे हैं मोहन यादव को बनाना ये महज इत्तेफाक था? RSS के हैं। अच्छा, यूपी की सियासत और बिहार की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका? कोई भी सरकार दलित पिछड़े के लिए जब सार्वजनिक काम करेगी तभी उसको काम माना जाएगा। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। पंडित जी एक मिनट, मिश्रा जी, आपने कहा पहले आप तीनों की राय ले लो फिर उसके बाद मेरे पास आना। मैं समझ गया था कुछ नया लेकर आने वाले हो। जरा आप खोलो, जरा अपने तर्कश के तीर जरा दिखाइए। ये समझ नहीं पाया, ये कह रहे कि प्रमुख साहब नहीं, जातियों का कोई लेना देना नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सुधा जी कह रही है ये RSS वाला मसला है, लिख लो व्हाइट पेपर पर, ये संघी है इसलिए इनको मुख्यमंत्री बनाया और कोई लेना देना नहीं। और यादव जी के बारे में कह रहे हैं वो छोड़ दो, बाकी सब बात करो, लेकिन यादव वाला कोई फॉर्मूला नहीं। जरा बताओ ये कहानी क्या है तीनों चेहरों को लेकर? आप चावला जी बीच में आप लोग मत बोलिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बहस नहीं, एक्सप्लेनेशन यहाँ ज्यादा जरूरी है जी। देखिए, मैं सुबह से ही बहुत सारे भाजपा के दिग्गज नेता हो गए, बहुत सारे टीवी चैनल यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूँ, और यही पैरामीटर पे सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये समीकरण साधा, ये किया, वो किया, ये संतुलन बनाया। भारत की राजनीति में 1947 के बाद से ये संतुलन की राजनीति नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ साल पहले और कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 1000 साल का हम भारत बनाएंगे, और कुछ साल पहले 2.5 मोर्चे पे लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात की गई। तो ये जो नई टीम बनाई गई है, ये शॉर्ट साइटेड होके, एक टर्म होता है ना पॉलिटिकल मायोपिया, आज क्या होगा और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद 2024 के इलेक्शन के लिए मत देखिए,
ये जो टीम बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है कि 1000 साल का भारत बनाना है, और 2.5 मोर्चे पे वो जो आधे मोर्चे की लड़ाई है जो कि घर के अंदर राजनेता राजनीतिक पार्टियां करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, जाति के लिए बात कर रहे हैं तो मेरा पहला पॉइंट है 1947 के पहले आप मुझे बता दीजिए, रामायण में राम ने जो सेना बनाई थी तो क्या जाति को देख के बनाई थी? महाभारत में जो सेना बनी थी दोनों तरफ थी वो जाति को देख के बनाई गई थी कि योग्यता के हिसाब से बनाई गई थी कि कौन कितना योग्य है किसी काम को करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए? मिलिट्री, आज की डेट में मिलिट्री एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो निष्पक्ष होकर काम करती है। वहां जाति के आधार पे चयन होता है कि मेरिट के आधार पे? यादव जी की जो आप बात कर रहे हैं, अरे भाई ब्राह्मण बनना है तो वशिष्ठ बनिए, चाणक्य बनिए ना, क्यों रावण का एग्जाम्पल लेते हैं? कौन सा ब्राह्मण रावण बनना चाहेगा या कहलाना पसंद करेगा? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये यादव यदुवंश को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मोहन यादव बनिए ना, यादव बनना है, सनातनी यादव बनिए, यदुवंश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है ये संतुलन की राजनीति नहीं है। 1947 के बाद पहली बार मैंने देखा है जहां पे वैश्विक शक्तियों के बीच भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम किया जा रहा है, न कि सटीक राजनीति की हम चुनाव जीत जाए। अगर चुनाव जीतना होता तो इतने दिग्गज नेताओं को बाहर नहीं किया जाता, उनको प्रमोट किया जाता। जैसे कांग्रेस में देखिए सारे पुराने दिग्गज 75 साल के खड़गे जी को किया गया है, जितने हैं सारे बुढ़े भरे पड़े हैं जो कि पैदल चल भी नहीं पाते हैं, हाँफ जाते हैं। फिर समाजवादी, एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास। अरे आप मुझे ये बताओ, मेरिट बेस पे राजस्थान में जो बने हैं पहली बार वो विधायक का चुनाव लड़े, इससे ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा कि जो योग्य है उसको उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया? ये चीज तो चाणक्य के टाइम पे होता था कि योग्यता के आधार पे चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। एक मिश्रा जी, कांग्रेस में आप नाम लीजिए कौन बनेगा? नहीं, वो आप सुधा जी से पूछ लीजिएगा कि भैया बुजुर्ग को आप अहमियत क्यों देते हैं, युवा को क्यों नहीं देते। लेकिन एक बात, बसपा में 2 दिन पहले अभी बनाया गया है, हाँ। पार्टी का पूरा पदभार किसको दिया गया है? तो ये तो वाकई में भारत अपने आदर्शों के ऊपर पहली बार चल रहा है। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं, आपने एक बात कही, एक मिनट, आपने एक बात कही कि भाई मोहन यादव बनो, अखिलेश यादव मत बनो। मैं समझा नहीं। बहुत सिंपल है, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से तो मैं रावण बनूं तब आप खुश रहेंगे कि मैं वशिष्ठ बनूं, मैं चाणक्य बनूं? इस तरीके के जो अच्छे ब्राह्मण है ना, अखिलेश यादव कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया है अखिलेश यादव ने जो यदुवंशियों का, म्लेच्छ वंशों के साथ श्री कृष्ण की लड़ाई, म्लेच्छ वंशों के साथ काल यमन के साथ लड़ाई श्री कृष्ण की रही है। आप कौन सा एक समीकरण मुझे बता दीजिए जो आज के तथाकथित यदुवंशियों को, ये भारत के यदुवंश को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। कुल मिलाकर, एक मिनट आ रहा हूं मैं जितेंद्र जी आपके पास, कुल मिलाकर क्या ये जो फैसला है, चलिए अगर बात सिर्फ मैं यादव वोट बैंक की कर रहा हूं तो इसका कोई मैसेज नहीं जाता कि बिहार और यूपी की सियासत पर इसका इफेक्ट पड़े सीधे तौर पर? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पढ़ना होता तो इसके पहले जब अखिलेश यादव ने समीकरण बनाया था, संतुलन बनाया था राहुल गांधी के साथ, उसके बाद भी कितना पानी गंगा में बह गया, कितने बार चुनाव हो गए। अभी माहौल कुछ, जनता का मूड कुछ और है। जनता 1000 साल के भारत के लिए सोच रही है, 1000 साल के जो है भारत के निर्माण के लिए सोच रही है, न कि मैं ये। जितेंद्र वर्मा जी पहले आप, फिर मैं सुधा जी और प्रमुख साहब आ रहा हूं आपके पास। ठीक, एक मिनट, क्योंकि आपने कहा कि भैया जो है मोहन यादव बनो, अखिलेश यादव मत बनो। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वर्मा जी अपनी बात रखिए, फिर मैं सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। जी, मिश्रा जी ने कहा कि अखिलेश यादव ने क्या किया, पहले तो उसका जवाब देना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवा दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होता था। और ये मिश्रा जी जो है भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, मैं इनको पत्रकार मानने से ही इनकार करता हूँ। ये आरएसएस के गुलाम दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के 2 स्पोक पर्सन बैठे हैं और ये जातीय मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति लग रहे हैं जो यादव चिल्ला रहे हैं और जातिवाद पे सारी बात कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव वैसे शख्स हैं, अखिलेश यादव ऐसे शख्स हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस चलवाई, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ऐसे शख्स हैं, 100 नंबर महिला सुरक्षा, 100 नंबर पुलिस की सेवा दी,
1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन चलवाई। अखिलेश यादव ऐसे विकास पुरुष व्यक्ति है, पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रॉमा सेंटर बनवाए। उत्तर प्रदेश ऐसे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के ऐसे महान शख्स हैं जिन्होंने हर जिले में एक पीजीआई सेंटर बनवाया, हर जिले में एक कृषि बाजार बनवाया, हर जिले में एक कृषि महाविद्यालय बनवाया। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जैसा विकास काम किसी ने किया। और मिश्रा जी बीच मत बोलिए ना, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट में। अरे आप बीच मत बोलिए, आप अपने नंबर पर बोलिए। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 5,43,000 नौजवानों को नौकरियां दी। 5,43,000। अमर उजाला का फ्रंट लाइन पढ़ लीजिएगा, अमर उजाला का फ्रंट लाइन पढ़ लीजिएगा। और आप बीच में बोलेंगे तुम ब्राह्मणवादी पत्रकार हो, तुम जातिवादी पत्रकार हो, आपको डिबेट में बात करने का तमीज नहीं है बिल्कुल। कोई दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है, उसमें आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है ना मिश्रा जी? आप जिस तरह से जातिवाद फैला रहे हैं ना, डिबेट में बैठ के वो साफ दिख रहा है। बीजेपी के 2 स्पोक्सपर्सन बैठे, एक नहीं 2 स्पोक्सपर्सन। आपके जैसे पत्रकार की सुधा जी ने प्रशंसा कर दी तो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत गलत कदम उठा दिया। आपके पत्रकार एक मिनट प्लीज, डिबेट को डिरेल मत कर रही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि मोहन यादव जी, एक मिनट जितेंद्र, मोहन यादव जी को चुनना ये एक संजोग प्रयोग कुछ नहीं है और उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, अब इनको चुप करिए, इनको चुप करिए। क्या मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री क्या अखिलेश यादव जी के बनने से हो गई थी आय दुगनी? बिल्कुल हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी। उस समय की बेरोजगारी दर उठा के देख लीजिए, इस समय बेरोजगारी दर उठा के ले दीजिए। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए कि उत्तर प्रदेश में कब अपराध चरम पर था या अब अपराध चरम पर है। महिलाओं के अत्याचार, हत्या, बलात्कार के मामले में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बेरोजगारी के मामले में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सारे आंकड़े उठाकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा किस तरीके से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। 100 करोड़ रुपया खर्च करके ये लोग एक विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। 100 करोड़ रुपया खर्च करके ये लोग पूंजीपतियों की पार्टी है, हमारी समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। ये जनादेश खरीद रहे हैं, सुधा जी एक मिनट जीत रहे हैं ये लोग। एक मिनट सर, आप गए ना, आप मध्य प्रदेश भी गए। आप भाई झगड़ा मत करिए प्लीज, ऑडियो नीचे, ये ऑडियो नीचे। अब एक मिनट, आप मध्य प्रदेश भी गए, आपने बीजेपी को कम नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये हुआ ना जितेंद्र जी, वो सबने देखा। आपने कहा कि भैया हमने तो 5 गांव मांगे थे, इन्होंने नहीं दिए तो हमने युद्ध कर दिया। देखो भाजपा को घमंड में नहीं रहना चाहिए। 10 साल सेंट्रल में सत्ता से बाहर रहे, 14 साल यूपी से सत्ता से बाहर रहे, यही वो जनता है। आने वाले समय में बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जनता है जो अर्थ से फर्ज और फर्ज से अर्थ तक पहुंचाती है। सत्ता से बाहर कर। एक मिनट सर, एक मिनट, अब हो गया। यादव वाली बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि फिर अगर एक ही परिवार के यादव को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपना यादव कुंबा, तो फिर इसमें यादवों के विकास का जिक्र कहां आ जाता है? यह भी तो एक सवाल होता है ना जितेंद्र जी। एक मिनट रुक जाइए अभी। सुधा जी, जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं अगर सीखना है कांग्रेस को अभी वक्त है, बीजेपी से सीखो, बुजुर्गों को पीछे करिए और युवाओं को आगे लेकर आइए। आपकी पार्टी अभी तक समझ नहीं पाई बीजेपी को। नहीं तिलक जी, मेरा पहला प्रश्न मतलब वो आपको भी करना चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने अपने बड़ों के लिए शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या मोदी जी से ये बात करेंगे कि आप ही छोड़िए, कहाँ बुजुर्गियत लेके टहल रहे हैं? नहीं बोल पाएंगे। इस तरह से अपने से बड़ों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, और यहाँ पे आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं, जबकि आप हैं एक राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस को सिखा रहे हैं, भाजपा को कुछ सिखा दीजिए। अगर आप 60 साल की से बड़े लोगों की बात कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि भाजपा में जितने भी इनके अनुसार जितने लोग बड़े हैं, बड़े लोग अगर अपने कार्य को कर पा रहे हैं तो ये किस दुनिया में जी रहे हैं कि बड़ों को समाज से अलग कर दिया जाए? ये कैसी बातें करते हैं? युवाओं को आगे लाने का मतलब एक कतई नहीं होता है कि अपने घर में अपने माता पिता, अपने वयोवृद्ध लोगों को हम कहें तुम घर में बैठ जाओ। ये ऐसी बातें लोग करते क्यों हैं? ऐसे ही मानसिकता के लोग होते हैं जिनकी वजह से अपने देश में ज्यादा जो वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने बुजुर्गों को इस तरह से शब्दों से इस्तेमाल करते हैं और बात बड़े बड़े संस्कारों की करते हैं। ऐसे ही लोगों की मानसिकता होती है। मेरा कहना है अगर व्यक्ति कार्य कर सकता है वो करे।
उसके लिए युवाओं का न आना या आगे लाना या उनको पीछे करना, ये बात कहाँ से आती है? इस फैसले से कुछ सीखा है कांग्रेस ने? ये जो फैसले लिए, बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। फैसला लिया नहीं लिया, जनादेश मिला नहीं मिला, इन सब का जब विश्लेषण करना हो, मेरा हर बार जब भी मैं ए.के. मिश्रा जी को सुनती हूँ, बड़े भाई हैं, राजनीतिक विश्लेषक का पद लेके बैठते हैं, आप जानते हैं कितना महनीय पद है वो ऐसा पद है कि जब आप दर्शक सुन रहे हो तो उन्हें कतई न लगे कि आप कांग्रेसी हैं या भाजपाई हैं। ये लगना चाहिए कि आप तटस्थ व्यक्ति हैं और इस देश के लिए सोचते हैं, देश की बेहतरी के लिए सोचते हैं। लेकिन आप जब भी बात करते हैं संघ की बड़ाई, भाजपा की बड़ाई, अरे भाई जनता जानती है, चुनाव लड़ रही है, चुनाव में जा रही है। सुधा जी, आज ए.के. मिश्रा विषय नहीं है ना, मैंने आपसे पूछा इन फैसलों में कुछ सीखा आपने? अभी मिश्रा जी के पास चला जाऊंगा मैं, पहले मैंने आपसे पूछा कि जो बीजेपी ने फैसले लिए उसमें कुछ सीखा आपने? हाँ, हमने सीखा कि इनकी तरह हमें धूर्तता करनी चाहिए, हमने सीखा हमें चालाकियां करनी चाहिए, हमने सीखा सच्चाई को दरकिनार करके जनता को बरगलाना चाहिए, हमने सीखा कि सच्चाई का साथ छोड़ के धर्मांधता फैलानी चाहिए, हमने सीखा कि जिस तरह से झूठ, बिना रोजगार, महंगाई के इतने आगे होने के बावजूद ये जीत रहे हैं, हमने सीखा कि समाज में लोगों को उन्मादी लोग पसंद आते हैं, हमने सीखा ए.के. मिश्रा जी जैसे लोगों जो आपकी युवाओं को बरगलाते हैं, हमने सीखा ऐसे लोग मात्र देश को बरगला सकते हैं। सुधा जी, आप ही तो हर मंच से कह रहे थे कि कौन पिछड़ा कौन पिछड़ा कौन पिछड़ा, अब ये पिछड़ों को आगे लेकर आगे मुख्यमंत्री का चेहरा बना के अभी कह रहे हो कि कुछ नहीं सीखा। काश मैंने कहा सीखा। चावला जी, अगर सच में पिछड़ों को आगे करना होता है ना, तो आप भी जानते हैं पिछड़ों को असल में आप आगे कैसे कर सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल बना के। आप एक व्यक्ति को अच्छा, ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा क्यों नहीं चला फिर आपका तीनों राज्यों में? जानना है तिलक जी, वही तो जानना है, वही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो वजह हुई होगी ना कि भाई ये आपने हर मंच पे कहा, आपने कहा कि बेरोजगारी, बोले पीछे हटो, आपने कहा महंगाई, बोले पीछे हटो, बोले कि बस सिर्फ एक ही नारा जातिगत जनगणना, बोले राहुल गांधी जातिगत जनगणना, हर मुद्दे का सॉल्यूशन जातिगत जनगणना। तो जनता ने कहा जातिगत जनगणना बाद में, पहले बीजेपी को मौका, ये समझ नहीं पाया मैं। सुधा जी, नहीं, मैं भी देखिए तिलक जी, मैंने कहा ना कि जब सब चीजों पे आपके दिमाग को उन्मादी बनाया जाए, आपके दिमाग में एक चीजें भर दी जाए। अब सोचिए इतने पढ़े लिखे होके जो हमारे अच्छा, मतलब जनता बेवकूफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, जनता भ्रमित हो गई? नहीं, सुनिए तो पूरी बात तो आने दीजिए। हाँ। जनता भ्रमित नहीं होती है, जनता को उसके फायदों से दूर करके क्षणिक लाभ के लिए उसको आगे से जब हटाया जाए, बरगलाया जाए, तो चीजें ऐसी ही होती हैं। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है। ठीक है, हमें समझ गए आपने क्या सीखा इनसे। खैर मिश्रा जी, पहले जल्दी से आप, फिर प्रमुख साहब, पूरा मौका आपको। देखिए, मैं सुधा मैम को बता दूं, मैं वो 2% वाला यूट्यूबर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे भाजपा जीती और मैं ऐसा थंबनेल बनाऊं और बोलूं कि जी भाजपा नहीं जीती है, कांग्रेस जीती है। आप तेलंगाना में जीती है, मैं खुल के बोलूंगा, आप तेलंगाना में जीती है, आपको बधाई, आपने अच्छी रणनीति बनाई। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, अगर आप नहीं जीतती है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुजुर्गों का अपमान करिए, मेरा आप कुछ भी वोटेंगे, आप बैठ के मंच पे जो रिजल्ट डिलीवर करे, जो योग्य हो। अरे तो मना कौन कर रहा है? मैंने मंच पे डिबेट शुरू होते ही देवेंद्र भाई को बधाई दी। 2029 में हम कौन मना कर रहा है? आप तो पता नहीं कैसी बातें करते हैं। देवेंद्र भाई मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें मालूम है सब कुछ काम आप ही कर रहे हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। बात करिए, वो आपके मन की बात करेंगे, आपको हराते रहेंगे 10 साल तक। अरे कैसे लोग हैं? देवेंद्र भाई भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपने जिम्मेदारी संभाल रखी है, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग राजनीतिक विश्लेषक बन के जनता को भरमाते हैं, झूठ बोलते हैं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं, फिर कहते हैं कि हम 2% के नहीं है, 3% के नहीं है। आप कौन होते हैं किसी की बात करने वाले? अपनी बात क्या करिए, जो कि इलेक्शन कमीशन तो डिक्लेयर कर रही है भाजपा को और हम बोले कि नहीं जी। अरे भाई, जनता का जनादेश शिरोधार्य है, हमने बैठे ही देवेंद्र भाई को बधाई दी। चाइना से पैसे, वो अगर कैदी खान को बधाई नहीं दी, भाई हम जानते हैं हम हारे हैं, वो जीते हैं, हमने दिया बधाई। लेकिन जब आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करिए, हमको समझ में नहीं आता है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, ए.के. मिश्रा जी, एक मिनट, आज ये विषय नहीं है। अरे मोहन यादव जी सीएम बने हैं, आप मुझे बोलोगे मैं बिका हुआ हूँ, मैं भाजपाई हूँ? अरे तो क्या बोलूं? राहुल गांधी बने सीएम, ये बोल दूं? आप कुछ रहेंगे? कभी खाना नहीं पचता है क्या? राहुल गांधी का नाम लिए
चलिए अच्छा, आपके पास दवाई तो है कम से कम, कैसी बातें। एक मिनट प्लीज, एक मिनट मुद्दे पे आइए प्लीज। मिश्रा जी एक मिनट। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री तय हो, एक मिनट रुकिए ना, एक बोलना भी गुनाह है। मिश्रा जी बोलने पे ये लोग फांसी लगा देते हैं, मुंह पे ताला लगा रहे हैं। सरकार आ जाएगी तो न जाने क्या करेंगे। एक मिश्रा जी थोड़ा संयम रखिए, एक मिनट। राजस्थान में आज बहस का विषय नहीं है, विश्लेषण का विषय है। प्लीज एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे, एक मिनट। एक बड़ा दिलचस्प पहलू है प्रमुख साहब, और उस चर्चा को किए बिना ये चर्चा अधूरी है। मसला है 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक, पूरे देश में चर्चा है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। एक चर्चा और भी है, VRS। आपने VRS दे दिया। VRS मतलब समझ रहे सर? V फॉर वसुंधरा, R फॉर रमन सिंह, S फॉर शिवराज। VRS तीनों एक ही शॉट में नहीं प्रमुख साहब, VRS दे दिया आपने तीनों को कि नहीं? पहले तो मैं क्लियर ये करूंगा, ये पार्टी की जो रणनीति का स्ट्रैटेजी है इस तरीके की है कि हमें किस नेता की कहाँ जरूरत है। हाँ। और VRS की बात कर रहे हो आप, हो सकता है कि अच्छे शानदार एंकर हैं, कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। नहीं मैं क्यों मतलब निकालूंगा सर, आप जो कहेंगे मैं वही मतलब निकाल लूंगा, बताइए तो सही। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, शिवराज जी के साथ अन्याय नहीं हो गया सर? देखिए तिलक जी, जिस चेहरे के आधार पर आप चुनाव जीते, 163 सीटें जीते, वो किनारे पे हो गए बिल्कुल। नहीं, किनारे पर क्यों है? कहाँ है? 2024 सर पर है, अभी तो सेमीफाइनल हुआ है, फाइनल की बात चल रही है। हाँ। फाइनल में पूरा मौका मिलेगा बैटिंग करने के लिए, वो तो टेस्ट मैच होगा एक किस्म का। नहीं, आपके इतने बड़े सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री को आपने किनारे कर दिया सर। रमन सिंह जी का भी होगा, तीनों लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा, और कितनी ही बैटिंग करो उसमें कोई ओवर की बात नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या होगा शिवराज सिंह चौहान? होगा, पूरा फाइनल होगा, तरीके से होगा, आप चिंता न करें। VRS का भी कोई दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आप उन्हें राज्यपाल से फिट है, माइंड से, शारीरिक से, मानसिक से, सब से फिट है। नहीं तो आपको लग रहा है कि उनको राज्यपाल की भूमिका दी जा सकती है? नहीं, ये मैं और आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो पार्टी का डिसीजन है ना। हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्टी के डिसीजन को यही जो है। अच्छा, एक बात, आपको क्या लगता है कि इन तीनों का पत्ता क्यों कटा? है उससे निकले हुए स्टूडेंट की अच्छी पहचान है। वसुंधरा जी, पार्टी से बड़ी कोई चीज नहीं, जो डिसीजन है। आज देखिए वसुंधरा जी ने शपथ में नहीं प्रस्ताव उन्होंने रखा, वही जो आपने उन्हीं चेहरे से प्रस्ताव रखवाया जिनका डर था। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये आपको क्या लगता है कि इन तीनों का पत्ता क्यों कटा? अरे तिलक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पत्ता काटने की हमको क्या जरूरत है? हमारे बहुत सम्मानित नेता है, ऐसे नेता है जो बराबर 3 योजनाओं से 15 साल तक अपने प्रदेशों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मिश्रा जी ने कहा है कि भैया आप नए बैट्समैन भी तो टीम में है ना। अरे रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी आया, काश विश्व कप की टीम में खेलता तो हो सकता है कि मैच ही बदल जाता। तो कैसे रखा देंगे इनको? आज मौका दिया जाएगा भैया, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नए चेहरे हैं। 2047 की बात की है, घोषणा कर रही है, झूठ नहीं बोलते हैं। 45 का विकसित भारत चाहिए, देश के माननीय पूछ लीजिए भाई। और जाति और धर्म की बात करने वाले लोग अपनी जाति बता दें, अपना धर्म बता दें, यही तो फंसते हैं। अगर अपने से शुरुआत कर ले कि मुझ में कमी है, मुझ में तुम है, किस जाति से हो, किस धर्म से हो, तो देश की जाति पूछिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की जाति सब जानते हैं। नहीं बताया मत करो ना प्रमुख साहब, आप भी तो मन से बता देते हो कि कौन किस जाति का है। क्या वो जाति की बात कर रहे हैं? क्या राहुल जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, जाति की बात करते हैं। मैं पूछ रही हूँ, नए बैट्समैन लाने के लिए मोदी जी को हटा रहे हैं आप लोग। मोदी जी कब अपने नए बैट्समैन को प्रधानमंत्री पद बनाएंगे? क्या 24 वर्ष करने वाले हैं दूसरों को सिखाने वाले लोग? क्या स्वयं प्रधानमंत्री जी की जगह पे कोई नया चेहरा सामने लाएंगे? देवेंद्र भाई,
तीसरे नंबर की बात को आप आगे रख रहे हैं, तो बताइए आज मंच पे दर्शक भी खुश रहेंगे कि आप लोग नए युवाओं को लाना चाहते हैं। बहुत शानदार डिसीजन निकलेंगे। तिलक जी, मेरा एक प्रश्न है, बार बार ये नौ युवकों की बात हो रही है, नए बैट्समैन की बात हो रही है, तो बस देवेंद्र भाई बता दें कि मोदी जी कब रास्ता साफ कर रहे हैं नए बैट्समैन के लिए? जनता जानना चाहती है, हम भी जान जाएं कि आप लोग नए चेहरों को बार बार देते हैं मौका। मैडम, आप प्रमुख साहब से पूछ रहे हैं, अभी कोई उठ के पूछ लेगा राहुल गांधी कब संन्यास ले रहे हैं राजनीति से? नहीं, क्यों ये आप ऐसा प्रश्न नहीं, राहुल गांधी क्यों लेंगे? अभी तो नहीं, तो आप ही आज लॉन्च करवाएंगे अभी राहुल गांधी। करिए, नहीं पैरेलल आप करिए, कंपेयर कर रहे हैं ना। एक मिनट जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी कैसे बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कब तक युवा रहेंगे? अगर राहुल गांधी की शादी नहीं होगी तो क्या गारंटी है? जितेंद्र जी एक मिनट, प्रमुख साहब गुस्सा मत करिए, सुधा जी एक मिनट, आज विश्लेषण का विषय है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। ये सोशल इंजीनियरिंग मानी जा रही है बीजेपी की। जितेंद्र जी देखिए, अब इसे मानकर भी आप कहेगी नहीं ये यादव वाला मसला वो वाला नहीं है, आप छोड़ दो उस बात को। हमारी बात सुन लीजिए सर, एक मिनट न बोलिएगा और मिश्रा जी भी न बोले, अपनी बारी पर मेरी बात का जवाब दे दें, निवेदन है। देखिए, दलित, पिछड़ा और सवर्ण सीएम बनाने से सार्वजनिक तौर पर दलित, पिछड़ों, सवर्णों का कोई लाभ नहीं मिलता है। आप उनको लाभ तब दे सकते हैं जब आपने उनके लिए कोई काम किया हो। क्या दलित, पिछड़ा सीएम या पीएम या गवर्नर बनाने से देश में किसानों की आय दोगुनी हो गई? मेरा प्रश्न है, क्या ये दलित, पिछड़ा या सवर्ण सीएम बनाने से आपका बेरोजगारी दूर हो गया? देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। एक मिनट प्रमुख साहब का ऑडियो अभी, एक प्रमुख साहब एक मिनट प्लीज, जितेंद्र जी बोल रहे हैं, जितेंद्र जी का वक्त है। प्रमुख साहब एक मिनट रुकिए प्लीज। उनकी हत्या की जा रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ, दलित, पिछड़ा का भला कैसे हो सकता है? आप दलितों, पिछड़ों को उनकी नौकरी का हिस्सा छीन के दूसरों को दे रहे हैं। दलित, पिछड़ों की बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, उनका हक छीन के दूसरों को दे रहे हैं। और मिश्रा जी से मेरा एक सवाल है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्या इनको 100 नंबर सेवा पसंद नहीं आई? क्या उत्तर प्रदेश में 100 नंबर की पुलिस पहले उस तरह से काम कर रही थी जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में काम कर रही थी? क्या समाजवादी एम्बुलेंस जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चलाई, उससे पहले कोई ऐसी एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में चल रही थी? प्रमुख साहब एक मिनट, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी ट्रामा सेंटर बने थे। मिश्रा जी बताएं, क्या समाजवादी सरकार की इनको एक भी योजना पसंद नहीं आई? और भाजपा की सारी योजनाएं इनको पसंद आ रही है। ये भाजपा की सरकार में देश जो है बर्बादी के कगार पर है और मिश्रा जी बता रहे विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु बन के भारत भैया इकोनॉमी में लगातार के मुकाबले। अच्छा जितेंद्र जी एक मिनट प्रमुख साहब, प्रमुख साहब एक मिनट रुकिए ना। जितेंद्र जी आपने कहा कि ये जातियों का मुख्यमंत्री बनाने से कुछ नहीं होता, किसी को भी बना दो, कुछ भी। एक मिनट मैं आप ही की बात कर रहा हूं, तो फिर ये जातिगत जनगणना क्यों करवाना चाह रहे हैं? इसका लॉजिक बता पाएंगे आप? बिल्कुल बता पाएंगे जी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी सार्वजनिक तौर पर नौकरी में, स्वास्थ्य, चिकित्सा, नहीं नौकरी में नहीं, फिर राजनीति में भी होनी चाहिए। नहीं राजनीति में भी होनी चाहिए ना, सभी लोगों को उनकी हिस्सेदारी, उनकी संख्या। नहीं राजनीति में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं? राजनीति करिए ना। आप देखिए, आप कह रहे करिए, किसने रोका है? तो फिर अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? फिर आप संघ प्रमुख एससी बना दीजिए। आप राम मंदिर में बैठकर संगठन का कोई आदमी अच्छा एक बात नहीं रखेंगे आप बनाइए संघ में। एक मिनट, ए.के. मिश्रा जी संघ में एससी बना दीजिए प्रमुख। ए.के. मिश्रा हाथ उठा रहे हैं, फिर मैं सुधा जी और प्रमुख साहब आपके पास आऊंगा। यहाँ मलाईदार पदों का नहीं बनाएंगे, वहाँ पर दिखावे के लिए संघ का पीछे एक आदमी बैठा देंगे, हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा देंगे। मिश्रा जी को बीजेपी प्रवक्ता सुधा जी ने मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी हमारे सपा के मित्र तो बधाई भी जोश में देना भूल गए हैं, लेकिन आज अच्छा। वाह प्रमुख साहब, एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया आपने और कह रहे हो कि जितेंद्र जी बधाई दे दें आपको। वहां रातों की नींद उड़ी हुई है कुछ लोगों की,
और फिर आप कह रहे हो कि कोई नींद नहीं उड़ी, मैंने तो आपका जिक्र भी नहीं किया सर। कोई किसी की नींद नहीं उड़ी हुई है। ठीक, मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर ना है, अभी सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, तो 14 में आए। अच्छा, मेरे बोलने से अगर ये होता है कि मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसका उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो जितेंद्र जी मैं बोल देता हूँ, बस आप खुश रहो, आप खुश रहो, मैं ये बोल देता हूँ कि इसका बिहार और यूपी की सियासत से कोई लेना देना नहीं, बस किसी को भी मुख्यमंत्री। एक मिनट, लेकिन उत्तर प्रदेश पहले मिश्रा जी, पहले मिश्रा जी, फिर सुधा जी है जिनका उन्होंने हिस्सा खाया। एक मिनट, एक ये सनातनियों को काली दीवानी बंद करिए। आप नहीं कर सकते, हम दलित पिछड़ों से नफरत करने वाले लोग हैं, आप दलित और पिछड़ों का हिस्सा खाने वाले लोग हैं। आपकी सरकार दलित बेटियों वो बहनों का अत्याचार बलात्कार होता है, यही आपकी सरकार का असली रूप है। जिस तरीके से दलित पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ जितेंद्र जी का ऑडियो रहेगा। ये आपको जितेंद्र जी एक मेरी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, बहुत अच्छे प्रवक्ता है। एक मिनट प्रमुख साहब, ये सुनने में आया कि नीतीश जी के साथ अखिलेश जी कुछ रैलियां साझा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन के साथी हैं। तो कांग्रेस को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा आपने? देखिए, इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे तब कहाँ कौन सी रैली होगी, और वहां पर पूरी इंडिया गठबंधन के सभी वो नेता कांग्रेस को आपने न्योता क्यों नहीं भेजा, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। कौन कहता, आपको क्या पता ना न्योता नहीं? तो आपने बोला है, तो मैं जैसे ही न्योता भेजा ब्रेकिंग चला दीजिएगा। जितेंद्र जी कह रहे हैं, एक मिनट, मैं करेक्ट करवा देता हूँ, मैं करेक्ट साथ के साथ करता हूँ। जितेंद्र जी रुकिए ना, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए। पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा क्यों करेगी आपके सामने? जितेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को निमंत्रण भेजा गया है, इनका नाम लिख के ब्रेकिंग में चलवाइए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को भी न्योता भेजा गया है, चलवा दो। समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेगी। अच्छा, ये बोलिए ना, हम खुलासा नहीं करेंगे। अब आप कह रहे थे अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेगी। आप ये कह रहे हैं पार्टी हम जातियों की सियासत नहीं करते। गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। नहीं, मैं इतना जानना चाहता हूँ कांग्रेस को न्योता क्यों नहीं दे रहे हो, मैं बस इतना जानना चाह रहा था। आपने सुना ही नहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीएफ गठबंधन है और इंडिया गठबंधन को साथ लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है। हाँ। आपको स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए था। नहीं, स्पष्ट रूप से आप बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा। कांग्रेस को न्योता क्यों नहीं दिया? ये जो 3 राज्य जीत जाता है ना, देश में अपनी सरकार खो देता है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, सरकार एनडीए का बन गया था। जितेंद्र जी, ये वो वक्त नहीं है, ये वो वक्त नहीं है, ये वो वक्त नहीं है जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के आगे से बिल्ली गुजर जाया करती थी तो वो नोएडा नहीं आते थे। ये वो वक्त नहीं है। आप ही चलाएंगे। ये जितेंद्र जी, ये छोड़ दीजिए ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कहीं और घुमा रहे हो बात को। बनने जा रहे, ठीक है, आप देखिएगा जितेंद्र जी, कथन गलत नहीं निकलेगा। जितेंद्र जी, ठीक है, इतना ही लॉजिक ले रहे हो, इतने ही आध्यात्मिक हो, इतना ही रामकृष्ण को मानते हो, तो रामायण और महाभारत को गाली दिलानी बंद कर दीजिए। क्यों आप स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लोगे? जितेंद्र वर्मा जी चले जाएंगे डिबेट छोड़ के। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम मत कीजिए, अभी रुकिए ना, एक मिनट नहीं, एक मिनट। ये जातियों की सियासत नहीं हो रही मिश्रा जी, लेकिन नीतीश जी कुर्मी वोट, दूसरा यादव वोट, समझ रहे हैं ना खेल। लेकिन ये कह रहे हैं हम जातियों की सियासत करते ही नहीं है। मिश्रा जी समझ गए आप, लेकिन अब ये एक मिनट, अब जो बात उन्होंने कही कि मसला ये है कि अखिलेश यादव ने विकास किया इसलिए यादव वोट बैंक उनके साथ है, कुल मिला के बात किया। पहले आप और फाइनल कमेंट लूंगा मैं, सुधा जी आपका। देखिए, ये लोग जातिगत जनगणना राजनीति वगैरह करते रहे। भारत में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार हो रहा है। ये जो अभी नए लोगों को बनाया गया है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो राजनीतिक गुण होते हैं, भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है। 1000 साल का इतिहास देख लीजिए, भारत कभी भी राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं रहा है जितना स्थिरता की तरफ अब बढ़ रहा है। कि समय रहते नई पीढ़ी को तैयार करिए ताकि तमाम मुश्किलों से जो है लड़ा जा सके। अगर हम नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिशन का फेज है इंडियन पॉलिटिक्स में, हजारों साल के इंडियन पॉलिटिक्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये बोल रहे थे कि दलित को सीएम बनाने से क्या होगा, तो जाकर के मायावती जी के पैर क्यों छू रहे थे अखिलेश भैया और डिम्पल भाभी? शायद उस दिन आपको आप इस चीज का आंसर मिल गया होगा। रही बात उनको रोजगार में आप दे दीजिए ना, बराबर का है।
या आपका हक मानते किसका हैं? ने बराबर का हक दे दीजिए ना दलितों पिछड़ों को। किसने रोका है? दलितों का प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आते हैं पिछले चुनाव में और दलित पिछड़े नेताओं को 3 इडियट कहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय मायावती जी को और राहुल गांधी जी की गठबंधन को, उनके नेताओं को 3 इडियट कहते हैं। तब दलित पिछड़ों का अपमान प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। आप सुधा जी का ऑडियो रहेगा। सुधा जी, दलित पिछड़ों को, सुधा जी, दलित पिछड़ों का हिस्सा मार सुधा जी, ये ऑडियो नहीं छे सकता। विश्लेषण की बात थी। अब मुझे एक बात बताइए, ये बैठक हो रही है, बैठक होने से पहले खबर ये आती है कि नीतीश जी उत्तर प्रदेश से एक नया सियासी आगाज करने जा रहे हैं। बकायदा कुछ रैलियां चिन्हित की गई हैं, कुछ जगहों पर बनारस से शुरुआत होगी, लेकिन आप लोगों को निमंत्रण ना भेजना, मैं वजह जान सकता हूं सुधा जी? देखिए, वजह क्या है क्या नहीं है, संगठन के स्तर पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी जब भी इसके बारे में कोई बात होगी। नहीं, मतलब अब कब बात होगी? 3 महीने के बाद तो चुनाव है। नहीं, देखिए, जब बात होगी, जब प्रवक्ता का काम होता है कि पार्टी लाइन से जो चीजें आपको दी गई हैं उनको बेहतर तरीके से रखना। नहीं तो आप लोग भी तो 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हो। जाहिर सी बात है, करेंगे ही करेंगे। वजह? हम वजह ये कह रहे थे 2 सीटें देंगे आपको, रायबरेली और अमेठी। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, हाँ। कोई भी गठबंधन की पार्टी अपने पार्टी लाइन पे हर सीट पे तैयारी करती है। जब गठबंधन होता है तब एक नहीं सुधा जी, इन्होंने कहा है कि 65 हम लड़ेंगे और 15 आपस में बांट लो। ये किसने तय किया फिर? नहीं, किसने तय किया? ये पार्टी क्या इनकी पार्टी लाइन पे आया क्या? नहीं, सपा के नेता तो यही कह रहे थे कि भैया 65 पे तय किया अखिलेश जी ने। नहीं, ठीक है, सपा के जो कह रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, जब सभी लोग गठबंधन के बैठ के बात करेंगे तो बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप क्लियर करिए 15-20 दिन या 1 महीना 2 महीना, कोई दिक्कत नहीं, जब वक्त लगे आपको क्लियर करना चाहिए, आराम से करिए। कुल मिला के अब एक राजनीतिक भविष्यवाणी तो नहीं कह रहा, लेकिन प्रमुख साहब रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, अब आपको क्या लगता है कि इनका क्या होने वाला है? देखिए सर, ये तो मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था। हाँ, कि इनके लिए हमने इतनी लंबी और बड़ी पिच बनाई है कि ओवर की कोई कंडीशन नहीं है। जितने चाहे उतने रन बनाओ, जब तक खेलो। 2024 सर पर है, बहुत बड़े नेता हैं और प्रदेश नहीं देश की जिम्मेदारी तय होगी। आप देख तो सही, आप देखना तो सही क्या क्या होगा। एक भी किसी व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल होकर एक घर से लेकर एक बूथ से लेकर एक बूथ में कितनी संख्या हो सकती है? सैकड़ों से ज्यादा हो सकती है। प्रमुख साहब चलते चलते एक बात और बता दीजिए सर, वो ओपीएस का कुछ होगा? राजनीति का हो सकता है, सेंटर से लेकर और बूथ का कार्यकर्ता भी हो चलिए, सकता है, सेंटर तक। ठीक, ये रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। कोई फ्री नहीं है। ठीक, 2024 तक मैं भी आपको फ्री नहीं मिलूंगा। जितनी डिबेट आज कर रहा हूँ, 10 दिन बाद कब होता चला जाऊंगा। चुनाव के दौरान तो बिल्कुल आपको बस बाइट के तौर पर नहीं आएंगे तो फ्री क्या? कोई फ्री नहीं रहेगा। रमन जी तो बहुत बड़ा चेहरा है, शिवराज जी तो बहुत बड़ा चेहरा है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हो कि 24 का आगाज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, आपका भी, सुधा जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, AK मिश्रा जी आपका भी। मसला राजनीतिक विश्लेषण का था, लेकिन यहां मामला गर्म हो गया, सबको चौंकाया, दिग्गजों को निपटाया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।